हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड बेचन को देखते हैं, जिसकी अपनी सिटी से दूसरे शहर में ही लर्निंग हो चुकी थी। इसका वेलकम करने के लिए सभी गार्ड्स मौजूद थे। खैर, बेचन इधर एक लड़की की तलाश में ही आया था, जिसने कभी उसे एक पेंडेंट दिया था। इसके इरादे उसे हर हाल में ढूंढ के उससे शादी करने के थे, क्योंकि एक दफ़ा उसने इसकी बचपन में जान जो बचाई थी ना, सो ये सारी ज़िंदगी अब उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। पेंडेंट का दूसरा हिस्सा हमें हमारी हीरोइन शीशी के पास दिखाया जाता है। ये जिस लड़के से लव करती थी वो इसकी बहन को पसंद आ गया था, जो कि अभी अभी अब्रॉड से लौटी होती है। अब अपनी उस बेटी की खुशी की खातिर मॉम और डैड इसे जिलिन पे गिव अप करने पे फोर्स कर रहे होते हैं। जिलिन खुद चियान को ही इसकी जगह ज़्यादा ही प्रेफर करता है। ये जब उनकी बात नहीं मान रही होती तो वो लोग इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब तो इसने भी डिसाइड कर लिया था कि अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं भी जिलिन के जंगर अंकल जीली से शादी करके इसकी आंटी बन के ही उससे बदला लूँगी। अपनी बेस्टी को कॉल करके जीली का पूछती है। अब जिस बार में वो अक्सर ही आता रहता था, इसकी फ्रेंड बिल्कुल वहीं पे ही लेके आती है। और इधर ही हम बेचन को बैठा देखते हैं। बस फिर क्या था, ये तो उससे फ्लर्ट करने पहुंच आई होती है। वो उसे कोई भाव ही नहीं देता कि अभी के अभी यहाँ से उठो। वो जाहिर है इसे तो जानते ही नहीं था ना, पर ना ये इतनी आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ने वाली थी। उसे तो खुद से शादी करने को ही बोलने लगती है कि वरना मैंने आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ना। तभी बेचन को असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। वर्मा ने 3 दिन के अंदर अंदर आपकी शादी करवाने का फैसला कर लिया है कि अगर आपने अपनी पसंद से नहीं करनी तो वो फिर खुद ही कुछ कर लेंगी। अब यहाँ पे इसे एक आइडिया आता है कि चलो ग्रैंडमा की फ़िलहाल विश को पूरा करने के लिए इस लिटिल गर्ल से ही शादी कर लेता हूँ, फिर बाद में इसे कंपनसेट करके डिवोर्स भी ले लूँगा। अब जब इसकी तरफ से शीशी को हाँ मिलती है ना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्या सच में अब शादी करने वाला ये प्रॉमिस तोड़ेंगे तो नहीं ना। तो वो भी कहता है कि नहीं, मैं बच्चों का दिल कभी भी नहीं दुखाता। हाँ, ये सरप्राइज़ कि मैं बच्ची नहीं हूँ। खैर, वो तो वहाँ से जा चुका था। इसका मिशन तो कंप्लीट हुआ। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। बेचन के जाते ही जिली की एंट्री होती है। मेन जिलिन के अंकल तो ये हैं। आज इन्हें आने में थोड़ी सी देर हो गई थी, तो अब जिससे शीशी ने शादी करनी है उसे पता ही नहीं कि असल में वो तो कोई और है। ज़िलिन फिर इसके टेम्परेरी ठिकाने पे पहुंच आया था कि देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुमसे ही लव करता हूँ। चियान से तो जस्ट बिजनेस के लिए शादी करना चाहता हूँ, पर ना ये उसके किसी भी झांसे में नहीं आने वाली थी। इसे थप्पड़ भी दे मारती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही यहाँ पे चियान को धोखा दे के मेरे पास आते हुए। इससे पहले कि वो इसे बदतमीजी करता, ये जल्दी से उसे हिट करती, फिर वहाँ से भाग जाती है। बाहर असिस्टेंट इसे लेने के लिए पहुँच आया था। इसे अब उसके साथ जाते देख के जिलिन हैरान कि ये कौन था। इसने तो अभी से ही किसी और के साथ चक्कर चलाना भी स्टार्ट कर दी है। आज इन दोनों ने मैरिज रजिस्टर करवानी थी। इसके पास मौजूद गर्ल्स तो इनकी काफ़ी तारीफ़ें करती हैं कि नाइस कपल, इनका बेबी भी कितना प्यारा होगा ना। ये अब शीशी को खोया देख के इमेजिनेशन से बाहर आने को कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही तुमसे कर रहा हूँ, सो कुछ भी मत सोच लेना। फाइनली दोनों ने मैरिज रजिस्टर करवा ली थी। अब जब कार्ड ओपन करती है ना, तो वहाँ पे बेचन का नाम देख के थोड़ी सी कंफ्यूज कि जिलिन के अंकल का नाम तो येली था ना, आप ये चेंज क्यों। इससे पूछने पे वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता, बस इतना ही कहता है कि ये मेरा मम्मी की तरफ से निक नेम है। तो ये अब पूछ के अच्छा, तो इसका रियल नेम फिर जिली ही होगा। जिली की आंटी बनके अब ये तो हवाओं में ही उड़ने लगती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बेचैन तो अभी भी इससे मैरिज करके खुश नहीं होता। खैर, इसे स्टे करवाने के लिए असिस्टेंट से कह के इसे अपने घर ही भिजवा देता है कि आज से तुम वहीं पे रहोगी। यहाँ पहुँच के वो फिर उसकी पेट कैट से भी मिलती है, जो कि काफ़ी क्यूट थी। साथ ही साथ ये तो फिर अब बेचैन के दिल में जगह बनाने के लिए अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाने का भी सोचती, इवन के बना भी लेती है। अब जब तक वो फिर यहाँ पे पहुँचता है ना, तो ये खुशी खुशी उसे टेबल पे आने का ही कहने लगी थी, पर वो चुप। असिस्टेंट अब इसे बताता है कि ये दूसरों के हाथों का खाना बिल्कुल नहीं खाते, काफ़ी पिकी है ना। ये जो उसे फिर जाने के लिए रास्ता देने की कोशिश करने लगी थी ना, इससे पहले कि गिरती बेचैन पकड़ लेता है। असिस्टेंट का तो ये सीन देख के मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अब उसके पास से आती सेंट की खुशबू को ये तो पहचान ही लेते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसी सी है जो कि बचपन में मेरी फ्रेंड की हुआ करती थी। खैर, उसके पूछने पे ना वो तो आगे से बात को टाल देती है, कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती। अब जब ये उसे घूर के देखता है तो ये जल्दी से फिर पीछे भी हो गई थी। अब तो बिना कुछ बोले चुपचाप ही इसके हाथ का बना खाना यहाँ पे खाने लगा था। तब शीशी को बहुत अच्छा लगता है और वो प्यार से इसे देखने भी लगी थी। असिस्टेंट को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं, पर नहीं, ये तो सच था ना। नेक्स्ट डे कंपनी भी ये खुद ही उसे ड्रॉप करने की बात करता है। असिस्टेंट चुपके चुपके से स्माइली करने लगा था कि चलो, यंग मास्टर को किसी लड़की की तो फिक्र हुई ना।
ऑफिस में इसके सीट पे भी चैन ने कब्जा जमा लिया था। इवन के इसे लुक डाउन भी करने लगी थी, और ये भी कि आज से तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो उस पे मैं करूँगी। वो परेशान हो जाती है। इसके हाथ पकड़ने पे जब वो झिड़कती है तो डैड को मिसअंडरस्टैंडिंग के इसने अपनी बहन को बुली किया। बेचैन तो खुद इस कंपनी को विजिट करने आया था, सारा सीन ही देख लेता है। अब तो उसने अपनी असिस्टेंट के थ्रू प्रोजेक्ट के ऑनर को कॉल करके जस्ट शिशी के साथ ही काम करने का ऑर्डर दे दिया था कि मेरी वाइफ को यूँ पॉइंट आउट करने की हिम्मत भी कैसे हुई। सो ऑनर जब आके शिशी से अच्छे से बात करता है तो यहाँ पे अब उसकी वो तो साइड ही लेने लगा था। सभी हैरान ही रह जाते हैं। खैर उन्हें लगता है कि ज़रूर इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा हो ना, जब वो ऐसे कह रहा है। अब वो तो खुद डैड से कह के फिर चान को ज़बरदस्ती शीशी से अपोलोजाइज़ भी यहाँ पे करवाने ही लगते हैं। अब इधर तो उसकी शक्ल देखने वाली थी, वो करना तो नहीं चाहती थी पर मजबूरी में उसे करना ही पड़ जाता है। शीशी की तो समझ से बाहर था कि आखिर अब इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पे जू तो इसे जेलस ही लग रहा था कि तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि एक नोबल पर्सन तुम्हारी लाइफ में आया। अब यहाँ पे ये हैरान हो परेशान कि क्या लगता है मिस्टर जू से ये सब बेचैन नहीं करवाया हो ना। जब वो इसे पिक करने के लिए आता है तो ये पूछ ही लेती है कि क्या आज आपने मेरी हेल्प की थी, तो वो साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। सो मैंने तुम्हारे लिए क्या करना था। ये कंफ्यूज कि फिर वो कौन था। स्टेयर्स पे जाते वक्त बेचैन अपनी मेडिसिन नीचे ही गिरा बैठता है। वो जो कि इसे मिली थी ये उसके रूम में देने जाने का सोचती, जानती थी कि उसने इसे अपने रूम में आने से रोका हुआ था, पर ये मेडिसिन देनी भी तो ज़रूरी थी ना। वो तो इस वक्त शावर लेने में बिजी था। अब जैसे इधर इसे देखते हैं ना तो थोड़ा सा गुस्सा भी करने लगा था कि तुम यहाँ पे कैसे, मैंने मना भी तो किया था ना कि यहाँ पे नहीं आना। अब ये उसे बताती है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें मेडिसिन देने ही आई थी और कुछ नहीं। जाते हुए फिसल के सीधी इसके ऊपर गिरती है। इवन के उसका टॉवल तक गलती से इसने खींच ही लिया था। वो तो यहाँ पे और ज़्यादा भड़क जाता है कि तुम्हें आखिर मसला क्या है। इसे डराने के लिए इसे किस करने की कोशिश करने ही लगा था, बट कोइंसिडेंटली वो तो रियल में ही हो जाती है। दोनों ही शौक ये जल्दी से वहाँ से भागने की करती है। दूसरी तरफ घर पे मम्मी को इमोशनली ब्लैकमेल करके कंपनी पे से जाने ज्वाइन करने की परमिशन डैड से ले ही ली थी। अब इसके फंड वगैरह रोक के वो इससे वॉशरूम वगैरह भी धुलवाने लगती है। इवन कि मम्मी इसे और ही ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए आ गई थी। खामखा में इसे काफ़ी बातें भी सुना देती हैं कि तुम मेरी बेटी की जगह कभी भी नहीं ले सकती। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से बेचैन यहाँ पे हाजिर। ये समझती हैं कि कोई होगा शीशी का गरीब सा लवर जो कि इधर इसकी हेल्प करने के लिए आया है। वो तो यहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुलवा लेती हैं कि इन दोनों को ही धक्के मार के हमारी कंपनी से निकालो। ये तो अब यहाँ पे उन्हें बेचैन को हाथ भी नहीं लगाने देती कि ये मेरा हस्बैंड है तो इसे छूना भी मत। अब यहाँ पे ये सीन देख के ना बेचैन तो मन में यही सोचने लगता है कि वाओ कितनी ब्रेव गर्ल है, ये मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल वैसा सा ही इसे फीलिंग आती है कि जैसे बचपन में कभी इसे उस छोटी सी बच्ची ने प्रोटेक्ट किया था। खैर अब बेचैन का रिवेंज लेने का टाइम आ चुका था। वो तो यहाँ पे इनकी कंपनी को बैंकक्रप्ट तक करवा देता है। तो अब फिर इनकी शक्लें देखने वाली डैड तो अपनी वाइफ और चियान पे ही गुस्सा करने लगे थे। बेचैन तो खैर यहाँ पे शीशी को लेता चला ही जाता है। इधर शीशी थोड़ी सी डाउट में कि जीली के पास तो इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी को भी बैंकक्रप्ट करवाए, तो आखिर ये है कौन। इसके बाद हमें फिर घर का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब वो इसे देखता है ना कि ये चोरी चोरी उसकी पेट को स्नैक्स वगैरह खिला रही थी, तो वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुमने आइंदा के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वो भी सॉरी बोलती है कि ठीक है आइंदा नहीं खिलाऊंगी ना। उसने तो इसके भी जंक फूड खाने वगैरह पे पाबंदी लगा दी थी। रात को तो यहाँ पे कैटी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये सारा ब्लेम इस पे डाल देता है कि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ होना, ज़रूर मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने इसे कुछ खिला ही दिया होना ना, आइंदा इससे दूर रहना। वो इसके साथ पेट डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। ये भी कहती है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं खिलाया, पर वो बिलीव बिल्कुल नहीं करता और ना ही इसे अपने साथ जाने देता है। ये अपसेट। अब तो उसने फिर बेचैन का घर भी छोड़ के जाने का डिसाइड कर लिया था कि मैं ज़बरदस्ती इधर रह रही हूँ, वरना उसके दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। पर अब मैं जाऊँगी कहाँ, ना मम्मी पापा के घर जा सकती हूँ और ना ही अब मैं इसके घर रह सकती हूँ। इसे पेट डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी कैटी प्रेग्नेंट है, तभी वो इल हो गई थी और कोई बात नहीं थी। ये थोड़ा सा गिल्टी कि मैंने ऐसे ही खामखा में शीशी को डांट दिया। जब तक घर आता है तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। अब तभी इसे असिस्टेंट कॉल करके बताता कि जिस पेंडेंट वाली लड़की की आपको तलाश थी वो तो शीशी ही है, उसके पास ही ज़्यादा वो देखा गया। ये एकदम शॉक और उसे ढूंढने का सोचता। ये उधर होटल में ही आ चुकी थी, पर रूम खरीदने के इसके पास पैसे नहीं होते।
काउंटर वाली लेडी तो इसे लुक डाउन करने लगती है कि अगर पैसे नहीं थे तो यहाँ पे आई क्यों हो, पता नहीं तुम जैसी लड़कियों को क्यों मसला है। अगर 5 स्टार होटल में अपने लिए कमरा बुक नहीं करवा सकती तो फिर यहाँ से निकलो। इवन के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुलवा लेती है कि इसे तो यहाँ से निकालो ना, पता नहीं खामा में कहाँ से उठ के आ जाती हैं। ये बेचारी एकदम परेशान। अब तभी हमारे हीरो बेचन की एंट्री होती है। वो आते ही इसे हक कर लेता है। अब इस मैडम को भी पता चलता है कि जिस होटल में वो खड़ी है उसका ऑनर है ही बेचन। उसने तो इस लेडी को फायर करने के साथ साथ ये होटल शीशे के नाम में करवाने का डिसाइड कर लिया था। इसका पेंडेंट भी यहाँ पे देख लेता है और पूछने लगा था कि क्या ये तुम्हारा है। ये थोड़ी सी हैरान कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है। अगर मैंने इसे बता दिया कि ये मेरा है तो कहीं ये मेरी फिर ग्रैंडमा की निशानी मुझसे ले ही ना ले। सो झूठ बोलती है कि नहीं ये मेरा नहीं है, मैंने ब्लैक मार्केट से ख़रीदा था। अब ये परेशान कि अच्छा तो ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये तो फिर 5 स्टार होटल अपने नाम होने पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, पर बेचन बुझा बुझा सा वो अपनी कैट के प्रेग्नेंट होने का इसे बता देता है। ये खुश के अच्छा तो अब हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुन के यहाँ पे वो स्माइली करने लगा था और ये भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर इसे लेके घर ही जाने लगता है। जिलिन को जैसे ही मौका मिलता है वो शीशी को पॉइंट आउट करने आ गया था कि तुम्हें कुछ शर्म करनी चाहिए, तुम्हारी वजह से मॉम डैड की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। होती भी कैसे, उन्होंने इसके साथ कौन सा अच्छा किया था। ये तो उसे भी खुद को लेक्चर देने से रोकती है कि तुम हमारे मामले में टांग मत ही अड़ाओ तो यही बेहतर होगा। ये कहती वहाँ से चली जाती है। ये फिर पीछे से गुस्सा घर पे बना कपकेक देख के ना अब यहाँ पे बेचैन तो खुशी खुशी खाने लगता है कि मेरे लिए बनाया होगा शीशी ने, पर वो तो कैटी के लिए था। जैसे इस बारे में इसे पता चलता है ना तो तब इसकी शक्ल देखने वाली। खैर अब पनिशमेंट के तौर पे उसे भी कैट फूड खाने को देता है कि अब होगा ना हिसाब बराबर, जो कि ये चुप करके रख लेती है और क्या ही कहती है उसे। नेक्स्ट डे कंपनी आने पे इसे मालूम होता है कि जिलिन के अंकल जिली के हेल्प करने पे इनकी कंपनी फिर से बहाल हो चुकी है। उसे खैर इन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये झूठ ही बोल रही है उन्हें, भला वो ऐसा क्यों कर सकता। अब तो वो इसे भी बुली करने लगे थे कि तुम्हें यहाँ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेचैन जो कि इसे ड्रॉप करने आया था, ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है। इन दोनों को फाइट करते देख के ना ये खुश के वाह मेरे लिए दोनों अंकल और भतीजा लड़ाई कर रही हैं। खैर उसे क्या पता कि दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। इसने फिर शीशी को अपनी रेकमेंड की कंपनी में जॉब करने की ऑफ़र दे दी थी कि वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी सुन के खुशी हो जाती है। अब इसे जो कंपनी की तरफ से पहला प्रोजेक्ट मिला था ना, ये खुशी खुशी कंप्लीट करके फिर बेचन को भी दिखाती है कि मैं ज़रूर कभी भी अपने बॉस का सर नीचे नहीं होने दूंगी। बेचन भी इसे खुश देख के रिलीफ फील करता है कि चलो इसे भी कोई काम फिर इसके पसंद का मिला। बॉस को इसका डिज़ाइनिंग आइडिया काफ़ी पसंद आया था। एक एम्प्लॉय के इरादे ये देख के कुछ अच्छे नहीं लग रहे होते। यहाँ पे हमें फिर दाल में कुछ काला लगता है। इसके साथ साथ चियान और इनका एक और कज़न भी अपनी कंपनी की तरफ से आज के इवेंट में फिर पार्टिसिपेट करने आया था। अब ये मैडम तो शीशी का ही बनाया डिज़ाइन सबको शो करवाने लगती है। ये बेचारी शौक कि ये तो मेरा है। उन्हें फिर एविडेंसेस दिखाने के लिए जैसे ही लैपटॉप ओपन करती है ना तो उसमें कुछ भी नहीं था। इसे अपनी कॉलीग पे शक तो होता है कि ज़रूर से इसने क्या होगा, पर नहीं, अब इसकी बातों का किसने यकीन करना था। इवन के बॉस भी इसे डांट देते हैं कि इसका मतलब तुमने हमें दूसरी कंपनी का डिज़ाइन दिखाया था, तुम्हारी वजह से हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। अब जब बाद में ये बारिश में बैठी भीग रही होती है तो इसका मजाक उड़ाने के लिए फिर चांद इसके सर पे पहुंच आई थी कि कैसा लगा फिर सरप्राइज़। ये भी बताने लगी थी कि आज के इस प्रोजेक्ट को कॉपी करने में हमारी हेल्प जिलिन के अंकल जी ने ही ज़्यादा की थी, तभी तो फिर हम सक्सेसफुल हुए ना। खैर इसे तो चांद पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि कैसी बहन हो तुम। वो इसका गला ही दबाने लगी थी। ऊपर से चांद की हेल्प करने फिर जिलिन भी आ ही जाता है। इसे तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सभी को मुझसे मसला क्या है, बेचन ने भी इनकी मदद क्यों की। अब वो तो उसे ही जिलिन का अंकल समझती है ना। घर पे उसे नाराज़ वो समझता है कि प्रोजेक्ट में फेल हो गई है, तभी ये फिर ऐसा बिहेव कर रही है। पर ना, जब ये उसे काफ़ी सारी बातें सुना देती है तो वो अब गुस्सा करता चला ही गया था कि अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ। ये अपने गमों को भुलाने के लिए बार में ही ड्रिंक करने पहुंच आई थी। यहीं पे इसका एक फिर स्कूल लवर भी बैठा था, जो कि बदमाश किस्म का ही बंदा होता है। वेटर से कह के उसने फिर इसे दवा मिलाई ड्रिंक की पिला दी थी कि आज तो मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। यहीं कहीं बेचैन भी अपने फ्रेंड से मिलने आया था। एक लाइव स्ट्रीम देखते देखते फिर जब बेचैन की शीशी पे नज़र पड़ती है ना तो वो परेशान कि ये यहाँ पे कैसे।
उसे इसकी भाभी का बता के ना फिर शीशे के पास से चलने को बोलता है। ये साहब तो खुश के मुझे रिजेक्ट करने का, इस मैडम से आज मैं अपना पूरा बदला ले के रहूँगा। ये तो शुक्र है कि डोर ओपन ही था। बेचैन तो आते ही जोर का चांटा इसे दे मारता है, दूर हटो मेरी वाइफ से, और फिर शीशे के ऊपर अपना कोट डाल के उसे वहाँ से लेके जाने ही लगा था। जाते जाते इसने असिस्टेंट को इस घटिया शख्स पे अपना हाथ साफ करने का भी ऑर्डर दे दिया था कि इसे तो तुम बिल्कुल मत छोड़ना। नेक्स्ट अब हमें फिर बेचन को इसका ख्याल रखते हुए हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। इसका फ्रेंड भी भाभी को विजिट करने आया था। बाकी इसकी वीडियोस तो उन्होंने फिर डिलीट ही करवा दी थी। बस एक लाइव स्ट्रीमिंग का ही कुछ नहीं कर सकते थे असिस्टेंट के थ्रू। अब फिर बेचन को ये भी पता चलता है कि शीशी प्रोजेक्ट में फेल नहीं बल्कि उसकी बहन ने उसके साथ धोखा करके डिज़ाइन अपने नाम ही करवा लिया था। इसे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि तभी वो इतने गुस्से में लग रही थी। फिर इसका ख्याल रख के वो अपना गिल्ट काम करता है कि मुझे कम अज़ कम उससे यूँ फाइट भी नहीं करनी चाहिए थी, और ये भी नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ। जिसने शीशे का प्रोजेक्ट चुराया था उसे भी इन लोगों ने पकड़ लिया होता है। वो शीशे से माफ़ी मांगने इसी हॉस्पिटल ही आया था। इधर डैड को अपनी दोनों बेटियों पे ही गुस्सा कि एक ने चीटिंग करके कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और दूसरी की वो लाइव स्ट्रीमिंग वाली वीडियो देख के उनका ज़्यादा ही पारा हाई हो जाता है। जैसे ही शीशी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, अब यहाँ पे बेचैन उसे शॉपिंग कराने के लिए लेके आ गया था। खुद तो फिर एक काम याद आते ही वहाँ से चला जाता है। पीछे से शीशी को डैड का मैसेज मिलता है कि घर आओ, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। ये भी फिर यही सोच के वहाँ पे पहुँच ही आती है कि चलो आज ये सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते ही सारी बात का इसने डैड को बता दिया था कि कैसे आपकी लाडली बेटी ने मुझे धोखा दिया है, खुद तो कुछ कर नहीं सकती और दूसरों को ब्राइब दे के हम जैसे का काम चोरी करवाती है। इवन कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उन्हें सुनवा ही देती है कि आप ये ना समझें कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। पर मॉम उससे मोबाइल लेके वो फिर ऑडियो डिलीट ही कर देती हैं कि अब ना रहेगा एविडेंस और ना ही ये किसी को हमारे खिलाफ कुछ भी बता सकेगी। अब ये मैडम भी उसकी वीडियो को लेके ही ताने मारने लगती है कि तुमने भी कौन सा अच्छा काम किया है। इवन कि इसका मोबाइल तक वापस नहीं करते ये लोग। डैड ने फिर सर्वेंट से कह के इसे पकड़वा दिया था कि तुम अब मेरी इजाज़त के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। जो बदनामी हमारी करवानी थी ना, बस करवा ली। जल्दी पे तेल डालने के लिए जान तो डैड को इसे एक कोल्ड रूम में बंद करवाने का कहती है कि यही इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। वो भी उसका कहा मान के फिर उसी रूम में ही इसे बंद करवा देते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो बेचारी को बहुत ही कोल्ड लगता है, पर क्या करती, यहाँ से निकल के जा ही नहीं पा रही होती। बाहर खड़ी आंटी को डोर ओपन करने को कहती है कि मुझे यहाँ पे सांस नहीं आ रही, प्लीज़ दरवाज़े तो खोल देना। पर नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। और बस फिर फ़ोन पे ही मॉम डैड को इसे लेके इन्फॉर्म वगैरह करती रहती है कि बस वो मरने ही वाली है, तुम लोगों की जान छूट जाएगी। जैसे तुम लोगों ने कहा था ना, मैं वैसे ही कर रही हूँ। उसके लिए बिल्कुल भी डोर ओपन नहीं किया। घर आके बेचन हैरान कि अभी तक शीशी यहाँ पे पहुँची क्यों नहीं, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। उसके फ़ोन पे कॉल करता है बट वो तो आगे से बंद था। अब फिर असिस्टेंट से कह के उसने पता करवा लिया था कि शीशी तो अपने पेरेंट्स के घर गई थी, वो अभी तक फिर इसलिए लौटी ही नहीं। ये हैरान कि उसकी उनके साथ बनती तो है नहीं, तो उधर गई क्या करनी थी। उसे ढूंढता हुआ घर पहुँच जाता है। आंटी को फिर डरा धमका के उसने पूछ लिया था कि वो किस रूम में है। उसके पहुंचने तक ये तो यहाँ पे बेहोश ही हो चुकी थी। खैर नेक्स्ट टाइम ये शीशी को हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। उसके पास उसकी बेस्टी बैठी थी, वही उसे बताती है कि तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारी फैमिली ने जो भी किया ना, उस बारे में बेचन ने मीडिया को बता दिया है। वो फिर अब सारे ही तुम्हारी फैमिली को बुरा भला कह रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। उनके लिए यही काफ़ी है। अगर तुम उनके बारे में कुछ कहना चाहती हो तो ज़रूर कहो। ये भी फिर अपनी बेस्टी को कहने लगती है कि अच्छा ही हुआ उनके साथ, उन्होंने जो मेरे साथ किया ना, उसके बदले में तो इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और साथ में अपने मन में फिर बेचन को भी काफ़ी अप्रिशिएट करने लगती है कि उसने मेरी खातिर क्या क्या किया। घर पे ये सब परेशान कि फिर से शीशे की वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब होकर रह चुकी है। जिलिन को एक आइडिया आता है कि मेरी और चियान की बहुत जल्दी इंगेजमेंट होने वाली है ना, वहीं पे हम शीशे को बुला के उसे हम अपने लिए गवाही देने को बोलेंगे। ऐसा कुछ और ही ज़्यादा प्लान कर लेंगे, कुछ तो करना होगा ना। सभी एग्री करते हैं कि ठीक है। ये इधर बेचन के रूम के बाहर आती है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे वाले कमरे में सो सकती हूँ। जब से मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है ना, मुझे अकेले में सोने से डर लगता है। हॉस्पिटल में तो मेरी बेस्टी मेरे साथ रहा करती थी, उसने भी इजाज़त दे दी होती है कि ठीक है। इसे तो रात को नाइटमेयर से आने लगे थे। अब शीशी को कंफर्ट करने के लिए ये जल्द से उसके पास आता है, उसे हक करके फिर तसल्लियाँ ही देने लगा था कि डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
अब नेक्स्ट डे उसे बिस्तर पे अपने साथ लेटे देख के ना वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि अरे मैं यहाँ पे कैसे। यार ये तो उसे एक्सप्लेन कर देता है कि तुम कल रात को बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, सो मैंने फिर तुम्हें कंफर्ट करने के लिए अपने पास ही लिटा लिया। ये उसे बताना तो चाह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करने लगी हूँ। खैर फिर पता नहीं क्या सोच के उसके हैंड पे बाइट ही कर लेती है। वो भी फिर बिल्कुल उसके हैंड पे बाइट करके अपना पूरा पूरा बदला लेता है। ऑफिस में इसका फ्रेंड इसे अपने साथ ज़बरदस्ती कहीं चलने को बोलने लगा था। और बस यहीं कहीं शीशी भी अपनी कंपनी की तरफ से एक क्लाइंट से मिलने आई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि यीली ही था। बाहर आते ही जब वो बेचन को जाते देखती है ना तो हैरान कि ये इस वक्त कहाँ पे जा रहा है। खैर फिर यहीं पे ही जिलिन भी आया था। इसे अपनी इंगेजमेंट का बताने के साथ साथ वहाँ आने को भी इनवाइट करता है, पर ये मना कर देती है कि मैं क्यों आऊँ। तो वो भी फिर यही कहने लगा था कि आना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हारी ग्रैंडमा की बर्थडे भी है। सो आना तो तुम्हें है ही सही। अब जाहिर है शीशी को जाना ही पड़ना था, वरना फिर ग्रैंडमा ने नाराज़ ही हो जाना था। लंच के टाइम पे इन दोनों की मुलाकात हो ही जाती है। ये उससे फिर पूछ लेती है कि आज आप कहाँ पे गए थे, पर वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता। खैर बाकी बातें एक तरफ, अब शीशी उसे चियान और जिलिन की इंगेजमेंट सेरेमनी में अपने साथ चलने को बोलती है, पर नहीं, वो तो साफ इनकार कर देता है कि मैं क्यों जाऊँ वहाँ, उन लोगों का तुम्हें पता तो है कि वो कैसे हैं। ये भी कहती है कि मैं खुद जाना तो नहीं चाह रही, पर मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे है ना, तो मुझे जाना तो पड़ेगा ना। अब मन में थोड़ी सी यहाँ पे डाउट में कि जिलिन तो इसका भतीजा है ना, फिर ये क्यों नहीं जाना चाहता। वेल यहीं पे इसने शीशी को अपने साथ एक पार्टी में चलने की दावत भी दे दी थी कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ये अपनी फ्रेंड के साथ चोरी छुपे बेचन के लिए प्यारा सा ड्रेस बाय करने आ गई थी कि मैं उसे सरप्राइज़ दूंगी। एक्सपेंसिव ड्रेसेस खरीदना तो वो नहीं चाहती थी, पर जैसे ही चियान मैडम अपनी फ्रेंड के साथ इसे लुक डाउन करने आती है ना, तो इसे मजबूरी में शो ऑफ करवाने के लिए 2 ब्रांडेड सूट खरीदने ही पड़ गए थे। अब फिर चियान मैडम की शक्ल देखने वाली कि इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। घर पे बेचन इसके आने का वेट ही कर रहा था। ये चोरी चोरी उससे चुपके ही रूम में जाने तो लगती है, पर वो रोक देता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है। और साथ ही साथ ये भी पूछने लगा था कि इतनी लेट वापस क्यों आई हो, कहाँ गई थी। अब ये फिर उसे बता देती है कि आपके लिए ड्रेस बाय करने, वैसे मैंने फिर आपके बहुत सारे पैसे तो खर्च कर दिए हैं, प्लीज़ नाराज़ मत होना। मैं जस्ट कोई ऐसी ही ड्रेस आपके लिए बाय करना चाहती थी जो कि सबसे डिफरेंट हो। अब ये सुन के बेचन तो मन से तो बड़ा ही खुश हो जाता है। मैं इसे कुछ भी नहीं जाहिर करवाता। नेक्स्ट जिस पार्टी का बेचन ने इसे जिक्र किया था ना, दोनों वहीं पे ही पहुँच आए होते हैं। यहीं पे एक और लड़की शाओ की एंट्री होती है, जो कि ऑलरेडी बेचन को पसंद करती है। उसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि इसके साथ कोई और लड़की कैसे है। शीशी उसे खुद को इसकी वाइफ कह के इंट्रोड्यूस करवाती है, पर वो नहीं मानती। खैर वो माने ही या ना, इसे तो उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बेचन इसे शाओ को लेके ही परेशान ना होने के लिए कहता है कि उससे मैं जस्ट अपनी सिस्टर ही समझता हूँ, सो उसकी बातों का बुरा मत मानना। शाओ तो फिर इसे तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने ही नहीं दे रही थी। ये भी फिर पेशेंस से उसका बिहेवियर बर्दाश्त करती है कि अगर मैं सब्र नहीं करूँगी तो फिर इसमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाना। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी मुलाकात फिर अपनी बेस्टी से हो जाती है, जो कि इसे कुछ मेडिसिन ही दे रही थी कि तुम अपने हस्बैंड को किसी चीज़ में मिला के दे देना, देखना फिर क्या असर होता है। ये भी वो केक में मिक्स करके बेचन को खिलाने पहुंच आई थी। पहले तो वो लेने से मना करता है, बट फाइनली इसके बार बार कहने पे इसके हाथ से ही खाने लग गया था। साथ ही साथ इसे घर चलने को भी बोलता है कि बहुत लेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें फिर इन दोनों को घर में ही दिखाया जाता है। वो तो इसे थोड़ा बहुत गुस्सा भी करने लगा था कि क्या मिला के दिया था तुमने उस केक में मुझे, तो बाद में तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, फिर ऐसी हालत क्यों हो रही है। ये अपोलोजाइज़ करती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हालत ऐसी हो जानी, पर मन में ये सोच के थोड़ी सी अपसेट भी हो गई थी कि चाहे मैं जो कर लूँ ये मुझसे लव ही नहीं करता, तो इसने मुझे टच भी क्यों करना है। मैं ही पागल थी जो कि इससे प्यार के चक्कर में पड़ बैठी। इससे लव तो बेचन भी करता था। वो बस गुस्सा इस बात से था कि इसने मुझ तक अप्रोच हासिल करने के लिए इतनी घटिया हरकत क्यों की। मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसे भी कर सकती है। अगले दिन हमें फिर शीशी को जीली के ऑफिस में ही दिखाया जाता है। उस प्रोजेक्ट के बाद से उसने इसे अपनी कंपनी में ही हायर कर लिया था।
इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब जब होने लगती है ना, तो यहाँ पे जिली इसके लिए परेशान। अब यहीं पे जिलिन की इंगेजमेंट का कार्ड देख के ये फिर पूछ ही बैठती है कि आप उसके रिलेटिव हैं। तो ये भी कह देता है कि हाँ, ये भी जानता था कि शीशी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। सो बस उसे ज़्यादा परेशान ना करने के लिए आगे से फिर यही कहने लगता है कि बस दूर के ही, हम बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। फिर शीशी को तो बहुत ही ज़्यादा फीवर था एंड उसे इधर चक्कर आने लगते हैं। इससे पहले कि वो गिरती, ये ली उसे पकड़ लेता है एंड देन उठा के हॉस्पिटल ही जाने लगा था। ये मन में बेचैन के बारे में ही सोचने लगती है कि देखो, पराए लोगों को मेरी कितनी फ़िक्र है, जबकि मेरे हस्बैंड को मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं। घर पे ये साहब शीशे के आने का वेट करने में बिजी कि इतनी रात हो चुकी है, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं। अब जब बाद में उसे जिली की गाड़ी से बाहर निकलते देखता है ना, तो और ही ज़्यादा जानिस बेचारी को खामखा में बातें ही सुनाने लगा था। वो भी चिढ़ जाती है कि अगर मैं तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ तो घर में क्यों रखा हुआ है। ठीक है, मैंने भी अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। वो भी कुछ नहीं कहता, दिल तो चाह रहा था उसका इसे रोकने को, बस फिर क्या सोच के चुप ही रहता। अब फिर बहुत सोच समझ के इतना ही कहने लगा था कि जो मैंने तुम पे इतनी सारी मनी खर्च की है ना, वो पैसे कब लौटा रही हो। जब तक लौटाती नहीं हो तब तक यहीं पे रुको। पर नहीं, वो भी कह देती है कि मैं कंपनी से उधार लेके तुम्हारे सारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगी, सो डोंट वरी। ये कहती अब वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिलिन और चान के साथ में फ़ोटो देख के इसे फिर पुराने दिन ही याद आ जाते हैं कि कैसे वो जिलिन से शादी करने के लिए बहुत खुश थी। इवन के मॉम डैड की भी यही विश थी कि दोनों एक हो ही जाए। अब देखो, सब कुछ ही बदल गया। मॉम डैड के बुलाए रिपोर्टर्स तो यहाँ पे पहुँच ही आते हैं, जो कि फिजूल के क्वेश्चंस करके इसका टाइम ही वेस्ट कर रहे थे। अब अंकल जिली आके उन रिपोर्टर्स को वहाँ से भगाते हैं। ये हैरान कि दूर के रिश्तेदार होते हुए भी ये यहाँ पे आ गए। बट बेचैन, जो कि जिलिन का अंकल है, अभी तक आया ही नहीं। सबके सामने मम्मी और पापा तो इससे हंस हंस के बातें करते हैं, जैसे कि कभी उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। ये उन्हें प्रीटेंड करने को मना करती है कि इस सब का क्या फ़ायदा। चियान तो हवाओं में ही उड़ रही थी कि फाइनली आज वो कम्प्लीटली फिर दुनिया के सामने जिलिन को अपना लेगी। ये तो उन सब की बातों को इग्नोर करके ग्रैंड माँ के पास से आती है। वो भी सब जानती नहीं कि मम्मी पापा ने कैसे इसके साथ धोखा किया है, पर क्या करती, मजबूर थी। अपनी बीस पोती के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इन दोनों की इंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। तभी स्क्रीन पे जेलिना और शीशी की पिक्चर शो होती है ना। अब सारा किया धरा प्लान तो चियान का था कि अब पार्टी को ख़राब करने का इल्ज़ाम शीशी पे लगा के उसे सबके सामने ही बेइज्जत करवाएंगे। जाहिर है सारे लोग शीशी को ही बुरा भला कहेंगे कि उसकी ये सब करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, सारे उसे पॉइंट आउट करने लगते हैं। ये स्टेज पे आके सबको एक्सप्लेन करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इतना बड़ा होटल है, सीसीटीवी कैमरा तो होंगे ना यहाँ पे, सो वो चेक कर लो। और रही बात जिलिन और मेरी, हम दोनों एक दफ़ा रिलेशनशिप में रह चुके हैं। अब वो माने या ना माने ये उसकी मर्ज़ी है। उसके पास तो इसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मौजूद थी, जो कि यहाँ पे वो सबको ही सुनवा देती है। साथ ही साथ सबको ये भी बताने लगी थी कि मुझे धोखा दे के खुद बिजनेस की खातिर चांद से शादी करना चाहता है और बदनाम करने के लिए भी मुझे ही फिर बीच में लाया जा रहा है। मैं तो इधर जस्ट अपनी ग्रैंड माँ की बर्थडे सेलिब्रेट करने ही आई थी, इवन के जिसका इन लोगों ने जिक्र तक नहीं किया। और देखो, ग्रैंड माँ भी बेचारी एक साइड पे बैठी हुई हैं और साथ ही साथ उन्हें ये भी कहती है कि मुझे यहाँ पे आने का कोई भी शौक़ नहीं था, मैं सिर्फ ग्रैंड माँ की वजह से ही आई। अंकल जीली तो चाहते थे कि अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करवा के मालूम करें कि ये सारा किया आखिर किसने था, पर नहीं, अब तो इनकी बोलते ही बंद हो जाती है। बाद में जिलिन ज़रूर इससे लड़ने आता है कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब होकर रह चुकी है। अब ऊपर से अंकल आके उसे शीशी को ब्लेम करने से रोकते हैं कि सारा कसूर तो तुम्हारा खुद का है, दूसरों को क्या कहते हो। यहीं पे शीशी को अब मालूम हो जाता है कि जिलिन के असल अंकल तो यही जीली ही हैं। इन्होंने तो शीशी से शादी तक करने की बात जिलिन से कर ली थी कि आइंदा के बाद अपनी होने वाली आंटी से दूर ही रहना, इसे कुछ भी मत कहना। ये सुन के वो तो एकदम शॉक में ही रह जाती है। अंकल ने तो फिर इसके डैड के साथ किए तमाम प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया था, जो कि डैड कॉल करके इसे बता देते हैं। अब यहाँ पे ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ओ नो, अब तो मेरे डैड के हाथ तो शामत ही आ जानी। शीशी इधर इनसे पूछने लगती है कि क्या जिलिन के कोई और अंकल भी हैं, तो ये भी कह देता है कि नहीं, मैं ही सिर्फ उसका इकलौता अंकल हूँ। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो। यार वो बस इसे कुछ भी जवाब नहीं देती कि मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी और कुछ नहीं। अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन के इसका मतलब मैंने किसी और पर्सन से शादी कर ली है, अब मैं क्या करूँगी।
फ़िलहाल वो वहाँ से जाना चाहती थी। अब अंकल जीली उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तुमने जहाँ भी जाना है। पर नहीं, ये उसे मना कर देती है कि मैं खुद ही चली जाऊँगी। एंड देन उन्हें गुड बाय कहती वहाँ से जाने ही लगी थी। अब फिर नेक्स्ट सीन में हमें इसे बेस्टी के पास ही पहुंचे हुए दिखाया जाता है। सारी बात का इसने उसे बता दिया था कि देखो, तुम्हारी वजह से मैं रॉन्ग पर्सन से शादी कर बैठी। खैर, बेचन मुझे पसंद तो नहीं करता, सो जल्दी मैं उसे डिवोर्स ले लूँगी। लेकिन मन में ये भी सोच रही होती है कि मैं भी तो उसे लव कर बैठी थी ना। अब इसकी बेस्टी इस मैस के लिए इससे अपोलोजाइज करती है और साथ ही साथ इसे अपने साथ लेके वहाँ से कहीं जाने लगी थी। बेचन ऑफिस में अफसरदा बैठा ही था कि उसे शीशे की कॉल आ जाती है। ये तो उसका फ्रेंड भी देख ही चुका होता है एंड जल्दी से उसे भाभी का फ़ोन पिक करने को कहता है। पहले तो ये उसे वहाँ से जाने को कहता है एंड देन फिर उसकी कॉल पिक कर ही लेता है। वो आगे से इसे डिवोर्स ही मांग रही थी कि जब भी तुम फ्री हो मुझे बताना, हम मैरिज ब्यूरो जाके डिवोर्स ले लेंगे। ये तो बस नाटक ही समझ रहा था कि ऐसे ही कह रही होनी, असल में तो उसका दिल मुझसे मिलने को ही कर रहा होगा। इसलिए उसे अभी ही मिलने का कह देता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ऑफिस के बाहर ही उसके लिए केक लिए फिर रहा था कि मैं आज उसे घर लेके ही जाऊँगा। पर आगे से जब देखते हैं कि शीशी तो वाकई में इसे डिवोर्स लेना चाहती है, तो अब फिर ये अपने प्लान पे गिव अप कर देता है और इसे भी यही कहने लगा था कि तुम्हारी भूल है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा। वो हैरान कि वैसे तुम्हें मेरी शक्ल तक पसंद नहीं, अब फिर ऐसे क्यों कह रहे हो। ठीक है, मैं भी वेट कर लूँगी, जब भी मौका मिला ज़रूर तुमसे इलादा होके रहूँगी। वो भी वार्न करता है कि मेरा अभी तुम्हें पता नहीं है, चाहे सारी ज़िंदगी ही क्यों इंतज़ार करती रहो, पर मैं फिर भी तुमसे सेपरेट नहीं होऊंगा। वो भी पूछती है कि क्यों, पर ये उसकी बात का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता। अब बता ही दे कि मैं तुमसे लव करता हूँ, पर ना ना ना, ये बात तो इन साहब ने उससे करनी ही नहीं। ये भी भड़कती हुई वहाँ से चली जाती है। पीछे से इसने केक नीचे ही फेंक दिया था। नेक्स्ट हमें ऑफिस में शीशी को जीली के साथ ही दिखाया जाता है, जिसने शीशी को आज प्रपोज से कर दिया था कि मैं सच में तुमसे बहुत लव करता हूँ। अब ये बात सुन के यहाँ पे ये तो एकदम सरप्राइज ही रह जाती है कि अब मैं क्या ही जवाब दूँ कि ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ। जब तक डिवोर्स हो ना जाती इसे क्या ही उम्मीदें बंधाती, इसलिए एक्सक्यूज़ कर लेती है कि मैं तो जस्ट आपको अपना फ्रेंड मानती हूँ। वो तो इसी पे ही खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए एक चांस ज़रूर मांगने लगा था, जो कि शीशी फिर दे भी देती है। जिस रेस्टोरेंट पे ये दोनों खाना खाने जाते हैं वहीं पे बेचन अपने फ्रेंड के साथ आया था और उसकी नज़र इन दोनों पे पड़ी जाती है। वो तो सीधा इन्हीं की साइड पे ही आके बैठ जाता है। जीली उसे देख के शौक के मिस्टर बेचन आप यहाँ पे कैसे। बेचन बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था ना, तो सभी उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये साहब तो यहाँ पे फ्लावर्स बुके देख के उन्हें फिर जेलसी में आके उठवा देते हैं कि आजकल के दौर में कौन सी लड़कियाँ इन चीज़ों को पसंद करती हैं। शीशे को तो बहुत ही बुरा लगता है। दोनों की तो बातों ही बातों में अच्छी खासी बहस भी हो जाती है। अब जीली तो एकदम सरप्राइज होकर इन्हें देख के ही जा रहे थे। शीशी इससे पहले कि कोई बात बिगड़ती वो तो वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से उठ ही जाती है और ये साहब भी किसी को कॉल करने का एक्सक्यूज़ बना के उसके पीछे पीछे ही आ गए थे कि अच्छा तो तुम मुझसे डिवोर्स इसलिए लेना चाहती हो कि फिर जिली के साथ रह सको। ऐसा तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। या फिर से पूछने लगती है कि क्यों, अगर कोई शख्स मुझे इतने प्यार से अपनाना चाहता है तो आपको क्या मसला है। एक तो आप मुझसे लव नहीं करते हो, ऊपर से यूं रूड होने की क्या ज़रूरत है। वो भी यहाँ पे इसे कह देता है कि देखो जो बात भी है बस यही है कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें जीली के साथ तो हरगिज़ भी ना देखूं और ना ही तुमने अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन को आने देना है, वरना मैंने तुम्हारे खिलाफ फिर जाके कंप्लेंट ही दर्ज करवा देनी है कि तुमने एक दफ़ा मुझे ड्रग्स मिला के पिलाई थी, जिसके बाद तो मेरी मौत तो पक्की ही थी। मैं जैसे तैसे करके बच गया। अब जो भी है तुम्हें तो मुझसे बच के ही रहना होगा। पहले तो वो चुपचाप फिर यहाँ पे इसकी बातें सुनती रहती है। साथ ही साथ फिर काफ़ी सारी बातें उसे सुनाने भी लगी थी कि ये क्या बात हुई। ये उसे चुप रहने को बोलता है, वो नहीं करती ना, एंड देन वो तो फिर फोर्सफुली यहाँ पे उसे किसी कर देता है। ये तो एकदम शौक ही रह जाती है। तभी ये लिखे कॉल करने पे फ़ौरन से साइड पे ही हो गई थी। दोनों की लड़ाई करते करते उसका फ्रेंड और जीली तो वहाँ से जा चुके थे। बेचैनी से अपने साथ चलने को बोलता है, पर ये सामने आती गाड़ी को देख के जल्दी से उसमें घुस जाती है। अब मजबूरी में बेचन को भी यहीं पे ही आना पड़ गया था। ये उसका फर्स्ट टाइम था तो उसे पता ही नहीं होता कि यहाँ पे कैसे पे करके जाना होता है। वो अब शीशी को ही अपनी वाइफ कह के बुलाता है एंड साथ ही साथ अपनी हेल्प करने को बोलता है कि लड़ाई झगड़े को छोड़ो, अब माफ़ कर ही दो ना।
पर ना, वो तो फिर ढीठ बन के वहीं पर बैठी रहती है कि मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, या फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ही लोगों को दिखाने लगा था। यहाँ पे मौजूद सभी शीशी पे बातें बनाने लगते हैं कि कैसी लड़की है ये, इतने हैंडसम से हस्बैंड की हेल्प ही नहीं कर रही। अब उसे उठ के ही आना पड़ गया था और मजबूरी में उसे इसकी हेल्प करनी ही पड़ जाती है। साथ ही साथ हैरान भी होती है कि आखिर कौन मैरिज सर्टिफिकेट अपने साथ यूँ जेब में लिए घूमता है। ये तो उसके साथ वाली सीट पे ही बैठ गया था और ये भी कहने लगता है कि मुझे भूख लगी है, जब तक मेरे साथ खाना नहीं खाओगी तब तक कंपनी जाने का सोचना भी मत। नेक्स्ट अब फिर हमें इन दोनों को खाना खाते ही दिखाया जाता है। शीशी तो फिर बिल पे करती वहाँ से भागी गई थी। पीछे से इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगती है। अगले दिन भी इसकी ऐसी ही हालत थी। इसका फ्रेंड इसे मेडिसिन देने के साथ साथ इसकी फ़ोटो बना के शीशी को ही सेंड कर देता है कि देखो, आपकी वजह से इसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, आप ही कुछ ख्याल करें, वापस आ जाए ना। इसने तो जल्दी से अपना फ़ोन उनसे ले ही लिया था कि ये क्या हरकत की थी तुमने। शीशी के पास जिलिन की एंट्री होती है, जो कि उसे अपनी जगह अंकल से बात करने को ही बोल रहा था कि अगर उन्होंने हमारा कोई भी प्रोजेक्ट वापस ना लिया ना तो मेरा क्या बनेगा। डैड ने वैसे भी मुझे प्रेसिडेंट की सीट से हटा दिया, ऊपर से इनहेरिटेंस में से भी कुछ नहीं देने को बोला है। ये तो अब उसकी एक नहीं सुनने वाली थी कि अब भुगतो तो जो किया था, मुझे भी चीट करते वक्त तुम्हें ज़रा भी ख्याल ना आया। चलो बंदा कम अज़ कम फिर बाद में अपोलोजाइज ही कर लेता है, पर ना, तुम जैसे बंदे के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। ये कहती वो तो अब फिर साइड पे ही चली जाती है। ये सब फिर अपनी बेस्टी से मिलने के बाद उसे बता ही देती है। फ़िलहाल के लिए तो वो रहने के लिए अपनी बेस्टी के पास ही आई हुई थी। शीशी को तो ये भी यकीन था कि ज़रूर बहुत जल्दी जिलीन और चियान का भी फिर रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाना। अभी इसे बेचैन कॉल करके कैटी की डिलीवरी का बताता है कि जल्दी से यहाँ पे आओ। ये भी फिर फ़ौरन से घर पहुँच आई थी। किटन तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है और उसके लिए फूड बनाने का जब ये सोचती है ना, तो बेचन ने साथ ही साथ इसे अपने लिए भी कुछ बनाने का कह ही दिया था। इवन के इसके पीछे पीछे किचन में भी आ जाता है। अब वो बार बार इसे कुछ बनाने को कह रहा था, सो ये भी मान जाती है कि ठीक है, मैं बना देती हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। वो फिर शीशी को अपनी तरफ मतवज्जो करने की भी बहुत सारी कोशिशें करता है। यहाँ पे कैटी के साथ साथ कोई और भी मौजूद है, पर ये भी कह देती है कि अब आप मुझसे किस चीज़ की ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पहले तो हर वक्त बस मुझसे लड़ाई ही करते रहते थे, अब फिर किस बात का हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि आपको मुझसे लव नहीं है और ना ही आप मुझसे कोई रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी बातें क्यों। खैर फिर साथ ही साथ उनसे पूछने भी लगती है कि कहीं आपको सच्ची में मुझसे लव तो नहीं हो गया। पर वो तो साफ मुकर जाता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसा सोचना भी मत। ये भी अब उससे नाराज़ होकर वहाँ से जाने ही लगी थी कि ठीक है, अगर आप मुझसे लव नहीं करते हैं तो अपना हक जताने की भी कोई भी कोशिश मत किया करें। वो तो यहाँ पे उसे पकड़ लेता है और यही पूछने लगा था कि मेरी बातें तो छोड़ो, अपनी बताओ कि क्या तुम मुझसे लव करती हो। तो वो भी कह देती है कि हाँ, बहुत पहले करती थी, बट जब से मुझे आपकी रियल पर्सनैलिटी का पता चला है ना, तब से नहीं करती। हर वक्त देखें बस गुस्सा ही करते रहते हैं। एंड आइंदा उनकी शक्ल ना ही देखने का कह के ना फिर वहाँ से चली जाती है। उसकी ये बातें सुन के बेचैन तो काफ़ी ज़्यादा हाइपर ही हो गया था कि ये क्या बात हुई। जैसे ही चियान को जिलिन के प्रेसिडेंट वाली सीट से हटने का पता चलता है, वो तो उससे ब्रेकअप कर लेती है। ये परेशान और साथ ही साथ उसे बातें भी सुनाने लगता है कि ये क्या बात हुई, जब मेरे पास सब कुछ था तो तब तुमने मुझे अपना लिया और अब छोड़ रही हो, और मैंने तुम्हारी वजह से शीशी को पता नहीं क्या क्या कह दिया। तुमसे तो वो लाख गुना बेहतर थी। इस पे तो उसकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला था कि बस अब तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते हो, तो मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। ये पीछे से हार्ट ब्रोकन के ना अब मेरी पोजीशन रही है और ना ही जान मैं क्या करूँगा। रिपोर्टर्स ने शीशी पे धावा बोल दिया था कि हमने सुना है कि तुम जिलिन से पैचअप करने वाली हो। इसका मतलब अब तक तुम दोनों ने अपनी बहन चियान को धोखे में रखा था। इसकी साइड लेने के लिए जिलिन आता है कि तुम लोग जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से यीली भी आ गया था और वो भी उन्हें कन्फर्म करता है कि हाँ, जिलिन और शीशी का अब कोई भी रिश्ता नहीं है, बल्कि वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। रिपोर्टर्स को तो उसने वहाँ से भगा दिया था। अभी के लिए शीशी की रेपुटेशन को बचाने के लिए उसने ये झूठ बोला था और साथ में उससे पूछने भी लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई एतराज़ तो नहीं है। पर वो कुछ नहीं बोलती, अब इसे क्या ही कहती। जिलिन फिर से इस पर डोरे डालने लगता है
कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, अब कभी भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। पर ना, शीशी तो कभी भी ना मानती कि बस एक दफ़ा इसने मुझे चीट कर लिया सो कर लिया, अब तो मैं कभी भी इसके पास वापस जाऊँ ही ना। जब से बेचन ने ये न्यूज़ देखी थी कि जीली ने शीशी को अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो गुस्से में कि उसने ऐसा क्यों किया। अब तो उसने फैसला कर लिया है कि वो तो उसे डिवोर्स दे के ही रहेगा, कि मेरे बगैर वो हंसी खुशी ज़िंदगी बिताना चाहती है तो बिता ले, अब मैं उसकी लाइफ में मज़ीद इंटरफेयर नहीं करूँगा। शीशी की फ्रेंड तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश कि सोशल मीडिया पे अब बस चियान को ही पॉइंट आउट कर रही हैं कि उसने अपनी बहन के साथ बुरा किया था, सो तुम्हारी रेपुटेशन तो ख़राब होने से बच गई। अचानक ही पुलिस शीशी को पकड़ने के लिए आ जाती है कि तुम्हारी फैमिली ने फिर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि तुमने अपने ही होटल में आग लगा के बहुत ही ज़्यादा उनका लॉस करवाया है। ये हैरान कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर वो तो उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। अब तो ज़रीन, जीली और शीशी की बेस्टी परेशान कि हम क्या करें। अंकल जीली बेचन से फिर यहाँ पे हेल्प मांगने का सोचते हैं। बेस्टी उसे रोक के खुद ही उससे बात करने जाने का सोचती है, मैं सारे मामले को खुद ही हल कर लूँगी, सो आप लोग परेशान मत हो। वो नहीं चाहती थी कि जीली जाके बेचन से बात करे, आखिर को ये सारी बात का जानती तो थी ही सही ना कि उसने इस पर गुस्सा ही करना है, क्योंकि इन दोनों की रिलेशनशिप वाली न्यूज़ वो पहले ही देख चुका था। नेक्स्ट सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बेचन के पास पहुँच ही आई थी कि देखो, शीशी की फैमिली ने उसको पकड़वा दिया है, तुम ही अब उसकी हेल्प कर सकते हो। वैसे भी वो जस्ट तुमसे ही लव करती है, मुझे कई दफ़ा उसने बताया कि वो तुम्हारे बिना तो रह भी नहीं सकती। कुछ बातें तो वो खुद से ही बना के उसे बोलने लगी थी। आखिर को उसे अपनी बेस्टी को बचाना भी तो था ना, ये करना तो उसके लिए ज़रूरी था। और साथ ही साथ इसे तो ये भी कहने लगती है कि तुम्हारे बगैर तो वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और तुम हो कि उसे जेल से निकलवा नहीं सकते हो। इमोशनली उसे ब्लैकमेल भी करने ही लगती है कि यीली और उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सो तुम उनके बारे में गलत मत समझना, वो तो जस्ट उसे बचाने के लिए ही तब यीली ने वो सब कुछ कह दिया था। ये सुन के वो भी इसकी बातों में आ जाता है और अब जल्दी से फिर शीशे की हेल्प करने के लिए वहाँ से भागता है। बाकी शीशी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में असिस्टेंट के थ्रू उसे पता चल ही चुका था। अब वो शीशी के लिए खुद ही केस लड़ने का सोचता है कि नहीं, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। उन बैड लोगों ने शीशी को पॉइजन देने की भी कोशिश की थी, खैर जैसे तैसे करके वो बच जाती है। इसकी बेस्टी ने सारी बात का अब उसे बता दिया था कि तुम्हारी बेल करवाने के पीछे बेचन का ही हाथ है। खैर उसने उसे जो भी कहा था ना, वो तो अब इस बारे में इसे भी बता देती है कि मैंने उस वक्त उसे यही कहा था कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा लव करती हो, सो अगर वो कुछ इस बारे में तुमसे इस बारे में कुछ पूछने की कोशिश करे ना, तो कह देना कि मेरी फ्रेंड ने बिल्कुल सच ही कहा था, देखो मेरा मान रख लेना, वरना उसने मुझे और तुम्हें दोनों को ही नहीं छोड़ना कि हमने झूठ बोला था। अब वो तो फिर यहाँ पे आ ही चुका होता है इसे पूछने के लिए। वेल उसके आते ही अब इसकी फ्रेंड तो फिर वहाँ से जाने की करती है। बेचैन अब इसे अपने साथ रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही देता है कि इस पे पूरा उतरना होगा तुम्हें, जो भी कंडीशंस वगैरह मैंने बता दी हैं, तभी मैं तुम्हारे लिए बाकी का केस लड़ूंगा और फिर बेस्ट वकील का अरेंज भी कर दूंगा। सोच लो, ये अभी कोई रिस्पांस नहीं देती और साथ ही साथ ये भी कहने लगी थी कि मैं अब तुम्हारे साथ क्यों रहूँ, तुम तो मुझे बस नैनी ही समझती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, और इवन कि तुम मुझसे लव भी नहीं करते हो, सो इतनी सारी हेल्प क्यों कर रहे हो। वेल ये तो उसकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। यही कहने लगा था कि इस वक्त तो तुम्हें मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना, सो इसलिए जो कहा है ना वही करो। अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे आके बता देना, हम वरना फिर अपना वकील वगैरह खुद ही कर लो और अपना केस भी खुद ही लड़ लेना। आजकल तुम्हें पता है ना, वकील इतने ज़्यादा सारे पैसे मांगते हैं, तुम कहाँ से लाओगी। वेल ये सारी बातें कहता तो वो तो वहाँ से जाने लगा था। एक्चुअली में मन में तो ये बस यही सोचने लगता है कि ज़रूर वो फिर मुझसे रिक्वेस्ट वगैरह करने आएगी ना, तो तभी फिर मैं उसकी हेल्प करने के लिए मानूंगा, वरना ऐसे मैं भी नहीं मानने वाला। बाद में इसने अपनी फ्रेंड को सारी बात का बता दिया था। वो तो इसे बेचन ने जो भी कहा उसकी बातें मानने के लिए कहती हैं कि अगर उसकी मिन्नतें भी क्यों ना करनी पड़े, सो तुम कर लेना, इस वक्त वही तुम्हारी ज़्यादा मदद कर सकता है। अगले सीन में ये भी बेचन के पास पहुंच आई थी कि प्लीज़ बस मेरे लिए कुछ कर दो, मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ जो भी आपने करने को कहा था। पहले तो ये अपने थोड़े से नखरे दिखाता है, यार फिर मान ही गया था। इसकी फाइल उसने ऑलरेडी ही तैयार कर रखी थी। एक्चुअली में वो बस यही तो चाहता था कि ये आके बस मुझसे इतनी सी भी रिक्वेस्ट कर दे और मैं इसकी बात फ़ौरन से मान लूँ, इसलिए सब कुछ उसने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था।
यहाँ पे फाइनली वो इसे प्रपोज भी कर ही देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। खैर इसके फ्रेंड ने तो आके ये रोमांटिक सा मोमेंट ख़राब ही कर दिया था और फिर वहाँ से ये कहता चला भी जाता है कि अरे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। बेचन ने आइंदा इसे जीली से दूर रहने का कह दिया था कि तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोचोगी। नेक्स्ट हमें ट्रायल के दिन का ही सीन दिखाया जाता है। शीशी केस जीत गई थी। इसके मॉम डैड और चियान तो बड़े बुरे ही फंसे थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा होता। अंकल जीली और जीलिन को भी इसने बता दिया था कि शीशी मेरी वाइफ है, सो नेक्स्ट इसके आसपास भटकना भी मत, वरना फिर मैं तुम लोगों का वो हशर करूँगा ना कि बस याद ही करते रह जाओगे। शीशी भी कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसकी वाइफ हूँ और इस बारे में मैंने पहले आप लोगों को बताया ही नहीं था। वो तो एकदम शौक में ही रह जाते हैं कि क्या सच में। अचानक ही चियान इसे कॉल करके ग्रैंडमा के मरने का बताती है। अब ये भी उनसे एक्सक्यूज़ करती वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन ये तो झूठ था ना। रास्ते में ही चियान ने अपने आदमियों से कह के इसे किडनैप करवा लिया था। उसका दिमाग तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका होता है कि इसे तो आखिर बेचैन जैसा बंदा कैसे मिल सकता है और वो हर दफ़ा इसे प्रोटेक्ट ही करने क्यों आ जाता है। खैर इससे पहले कि उसे कोई नुकसान पहुँचाती, ऊपर से बेचैन की एंट्री हो ही चुकी थी। वो तो फिर असिस्टेंट को चियान से निमटने का कह के इसे उठा के वहाँ से लेके जाने लगता है। अब शीशी को ये भी पता चल गया था कि बचपन में जिसे भी उसने पेंडेंट दिया था ना वो बेचन ही था, और बेचन को भी मालूम हो ही जाता है कि शीशी ही वो लड़की है जिसे आज तक वो ढूंढता आया था। और ये भी कि शीशी ने उस दिन ये फिर छिन जाने के डर से ही उसे झूठ बोला था कि इसने ये ब्लैक मार्केट से ख़रीदा था, असल में तो ये उसी का ही था। वेल जो कुछ हुआ सो हुआ। अब दोनों फाइनली एक हो ही जाते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सारे धोखेबाज तो अब उनकी ज़िंदगियों से जा चुके थे, सो ये अपनी लाइफ से बिल्कुल ही मुतमईन होते हैं। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।